डिसऑर्डर का नाम है SIADH। हाँ जी, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि लिंक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने दोस्तों के पास, जिससे क्लास को रेगुलरली स्टार्ट किया जा सके। वॉइस क्लियर आ रही है क्या, वो भी बता दीजिए। गुड इवनिंग। हाँ जी, तो फिर शुरू कर दें। ठीक है, 30 सेकंड का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू कर रहे हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसऑर्डर है जो, और आपको इसके बारे में ना जो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बात शुरू करते हैं। देखो, एक तो आपको जो ध्यान में रखना है वो याद रखना है आपको, ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोलैलिटी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ऑस्मोलैलिटी का मतलब, वैसे पूरी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप तो ऐसे याद रख लो, नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स। कुल मिला के बात ये है सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट्स के नंबर जो ऑस्मोसिस करा सके उसको हम बोलेंगे क्या, ऑस्मोलैलिटी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, वो रखना है आपको एडीएच के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखने हैं, वैसे हमने डिस्कस भी किया पहले भी। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया। क्या एंटी डायूरेटिक के बारे में क्या याद रखना, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, और दूसरा जो आपको याद रखना है डिक्रीज आउटपुट। डिक्रीज आउटपुट, एक ये याद रखना है। ठीक है, एक ये याद रखना है। बस अब हम शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, आज भगवाना राम जी ओडाना काफी दिनों में दिखे हैं। ठीक है, दिखेगा, इधर थोड़ा सा वैसे भी ब्लर दिखता है। ठीक है, अब देखो क्लियर हुआ है। ऑस्मोलैलिटी, नंबर ऑफ ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स। एडीएच का मतलब ऐसा हार्मोन जो क्या कराए, दो चीजें याद रखो, इंक्रीज H2O एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज आउटपुट, यूरिन आउटपुट डिक्रीज। ठीक है, करें शुरू। हाँ जी, तो अब ध्यान से समझिए, पहली बात इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है आपके, वो एक लाइन लिखना डेफिनेशन की। आप क्या है, इट इज द अबनॉर्मल इंक्रीज, abnormal increase in antidiuretic hormone level without need of body for that, without need of body for that। ठीक है, ये आपको एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखनी है, ज्यादा चीजों को रटना नहीं है, पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है। ठीक है, और याद हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। न तो मैं आज क्लास ले रहा हूं उसमें, न तो मैं जल्दी चलूंगा न हो। ठीक है, आपको मैं बताता जा रहा हूं, आपको उसके साथ 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 ठीक है, मैं बोलूंगा कि हाँ यहां लिखना है, तब भी आपको लिखना है। ठीक है, जैसे अब हम आगे चलें कि इसमें SIADH जो
इसकी फुल फॉर्म है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म है आपकी सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनएडिक्वेट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नाम पे इसके मत आ जाना। इनएडिक्वेट का जो जनरल हम मीनिंग समझते हैं वो ये समझते हैं कि डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, कि डेफिशिएंसी होगी, जबकि यहाँ पे हम बात करें कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडिक्वेसी के हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, जितना नीडेड नहीं है उससे भी ज्यादा अमाउंट में ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक चीज और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, क्या की थी उसके बारे में भी देखते हैं कि एडीएच जो काम करता है ना, ठीक है, एडीएच जो काम करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो क्या करता है, एक्वाप्योरिन जो चैनल है, एक्वाप्योरिन चैनल है, ठीक है, टाइप 2। ठीक है, एक्वाप्योरिन चैनल टाइप 2 कहां होते हैं आपके, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, किडनी के यहां पे ये मेनली काम करता है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, ठीक है, जिससे हम इस कंसेप्ट पे विजय पा सके। ठीक है, ध्यान से आपको सुनना है। शुरू कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई भी वजह, देखो आज इस डिसऑर्डर को हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। जनरली डिसऑर्डर पढ़ने के साथ पहले कॉजेज पढ़ते हैं, उसके बाद कोई पैथोफिजियोलॉजी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, बट हम बात करें कि यहाँ पे है जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले पैथोफिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ कॉजेज हम ऐड करते जाएंगे कि कैसे कैसे। ठीक है, हाँ जी, वॉइस तो क्लियर ही होनी चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये लो मैं और पास में लगा लेता हूं। हाँ जी, अब ठीक है, वॉइस क्लियर है क्या, एक बार देख लीजिए। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए कि इसमें मान लो कि एडीएच आपके इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो गया, ये बात ठीक है। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूं, यहाँ पे ये लीजिए, इंक्रीज एडीएच। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज हो गया तो क्या क्या होगा, उसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। हाँ जी, तो सोचिए आप, एडीएच जब इंक्रीज होगा तो क्या होने लगेगा, देखो आप सोचो कि क्या होगा। ये मैं यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आप बोलेंगे कि इंक्रीज होगा। ठीक है, कि सर ये तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि एडीएच क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा था, जो यूरिन के अंदर पानी फालतू में जा रहा था उसको ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करा लिया, तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट ब्लड में ओनली पानी ही लेके आएगा ये। ठीक है, क्या होगा, पानी ही लेके आएगा, देखो यहां से। ठीक है, ओनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, सोडियम का नहीं करा रहा है। ठीक है, एक छोटा सा कारण है, ठीक है, कि इसकी वजह से हम देखें तो सोडियम कम होने लग जाएगा, और यहां पे हम बोल सकते हैं सोडियम एक तरह का क्या है, ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स है, तो हम बोले कि ऑस्मोलैलिटी कम होने लगेगी, डिक्रीज ऑस्मोलैलिटी, डिक्रीज ऑस्मोलैलिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। जब ब्लड वॉल्यूम हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसमें ओनली पानी हुआ है, तो हम ये एक भी वर्ड काम में ले सकते हैं, इंक्रीज वाटर रिटेंशन। ठीक है, इंक्रीज वाटर रिटेंशन। ठीक है, ये छोटे कॉमन जो तीन चीजें लिखी हैं, इसके बाद की बात हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने तीन चीजें यहाँ पे लिख दी, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, इसमें जल्दी मत करना प्लीज। ठीक है, अब इसकी बात करें कि इसकी वजह से क्या होगा। अरे भाई, जब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है,
तो आप सोचिए, जब भी ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या चीज होगी, किडनी के पास ज्यादा ब्लड जाएगा, ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज GFR, रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लगेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होने लगेगी। अब जब GFR इंक्रीज होगा, ठीक है भाई, बॉडी तो बार बार इसलिए ब्लड भेज रही है कि फ्लूइड को एक्सक्रीट कर दिया जाए, बट हमारे पास ADH ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है आपके, वो क्या कर रहा है, उसको वापस ब्लड के अंदर रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो GFR बहुत ज्यादा होगा। अब देखो, किडनी की GFR जैसे ही ज्यादा होगी, इस चीज पे एक सिस्टम डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो देखो, जैसे ही ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, किसके अंदर, GFR की बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, कब होगी, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इसकी तरफ जाएगा, किडनी की तरफ, तो क्या देखने को मिलेगा, एक चीज होगी, क्या, डिक्रीज रेनिन, ठीक है, जो रेनिन आ रहा था वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, रेनिन डिक्रीज होने लगेगा। अब देखो, रेनिन जब डिक्रीज होने लगेगा तो क्या होगा, देखो एक इसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना होता है हमको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ऐसे मान लो रेनिन इंक्रीज होगा तो एल्डोस्टेरोन और इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे तब तक के लिए इतनी मान लो, वो तो 1-2 घंटे में पढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या होगा, जब रेनिन कम होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि GFR बढ़ गया, तो क्या देखने को मिलेगा आपके, डिक्रीज एंजियोटेंसिन, ठीक है, अब वो सेकंड में कन्वर्ट होता है, जो भी है, पूरी मैकेनिज्म हम नहीं यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, सीधी बोल रहे हैं, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या होने लगेगा, डिक्रीज होगा, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। तो क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझो, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये वजह देखो, क्या, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, सीधे बोले, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है, एक बार एक कमेंट पढ़ लेता हूं, क्या है, हाँ, ठीक है, अब ध्यान से समझो। दूसरी बात करें कि यहां से जो हम, जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आप एक चीज याद रखो, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो भाई ये वॉल्यूम वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा तो स्ट्रेच होंगे, वेंट्रिकल्स स्ट्रेच होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, ठीक है, एट्रियम, ठीक है, और वेंट्रिकल्स भी क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, ठीक है, जब ये स्ट्रेच होंगे तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, दो चीजें होंगी, ध्यान से समझो, ठीक है, यहां से आपके होगा रिलीज ऑफ ANP एंड BNP, ये दोनों के दोनों हार्मोन है जो आपके रिलीज हो रहे हैं, कहां से, हार्ट से आपके रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये स्पेशली एट्रियम से, ये एट्रियम और वेंट्रिकल से, ठीक है, ANP और BNP नाम के दोनों के दो हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है, ये रिलीज होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से समझो, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, इंक्रीज सोडियम लॉस इन यूरिन, क्या कराएंगे,
सोडियम लॉस कराएंगे यूरिन के अंदर, और जैसे ही सोडियम लॉस यूरिन के अंदर होगा तो वापस यही रिजल्ट मिल जाएगा, क्या? डिक्रीज सोडियम इन ब्लड, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड, ये चीज देखने को मिलेगी। एक ये मैकेनिज्म आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है, ठीक है? ये मैकेनिज्म और ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कि जैसे ही ये आपके कहानी होगी, कौन सी वाली देखो, हाँ जी, जैसे ही ये सोडियम कम होगा इसके अंदर तो क्या होगा, सोडियम एक वाटर लविंग कैटायन है, ठीक है? सोडियम एक वाटर लविंग कैटायन है, तो पानी को खुद के पास रखता है, ठीक है? पानी को खुद के पास होल्ड करके रखता है पानी को, ठीक है? ये मान लीजिए। तो आप सोचिए कि वाटर लविंग कैटायन ही जब कम हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है? सोचो आप, इसमें से सोडियम जब बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, यदि यही मैकेनिज्म, देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, हमको एक एक मैकेनिज्म को, जो भी आपको पढ़ना हो, एक को फिक्स करनी होती है तो ही दूसरे का रोल समझ में आ सकता है, ठीक है? तो मान लो कि ये वाली कहानी नहीं हो रही, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे ही सोडियम कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा, देखो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है? ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, भाई सोडियम कम होने की वजह से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, और ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है तो डिक्रीज ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी भी कम होगी क्योंकि सोडियम कम हुआ है, और मेनली ब्लड की ऑस्मोलैलिटी कौन डिसाइड कर रहा है, सोडियम ही डिसाइड करता है, तो ये भी कम होगा। जब ये ऑस्मोलैलिटी कम होगी, ब्लड का वॉल्यूम भी कम होगा, तो बॉडी कोशिश करेगी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कि वॉल्यूम वापस बन जाए, इसके लिए बॉडी कोशिश करेगी। तो बॉडी क्या करेगी, रिलीज ऑफ इंक्रीज एडीएच रिलीज, इंक्रीज एडीएच रिलीज, ये एडीएच रिलीज करने के लिए फिर बोलेगी, और जैसे ही ये एडीएच रिलीज होगा तो परेशानी और ज्यादा होगी, ठीक है? यही पूरी की पूरी कहानी वापस होने लगेगी। दूसरी चीज ये याद रखना है, अरे भाई किसी भी वजह से, ठीक है, एडीएच जब आवश्यकता से ज्यादा हुआ, अबनॉर्मल इंक्रीज सिक्रेशन हुआ, तो ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हुआ, ठीक है? पानी ज्यादा आया था क्योंकि ये तो मेनली वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है ना, ठीक है? यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है? तो एक तो ये चीज हुई, क्या हुई कि इंक्रीज जीएफआर हुआ, ज्यादा फ्लो गया उधर, ठीक है? रेनिन कम हुआ, एंजियोटेंसिन कम हुआ, एल्डोस्टेरोन कम हुआ, एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हुआ तो ब्लड के अंदर सोडियम कम होने लगा, ठीक है? दूसरी बात, जैसे हार्ट के पास ज्यादा वॉल्यूम आता है, नॉर्मल बात समझो, नॉर्मल फिजियोलॉजी, वो ज्यादा वॉल्यूम आता है उसके पास, तो क्या होता है, स्ट्रेचनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल को ज्यादा स्ट्रेच होना पड़ेगा, तो उसके वजह रिलीजिंग ऑफ एएनपी एंड बीएनपी जो हार्मोन है, इनकी फुल फॉर्म आपको लिखा देंगे, ठीक है? अभी मैं इन पे बात भी करूंगा दोनों पे, ठीक? तो देखो, इंक्रीज सोडियम लॉस इन यूरिन, ठीक है, ये होने लगेगा, फिर हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, जैसे हाइपोनेट्रीमिया हो गया, कुछ ब्लड का कमी होगी, ऑस्मोलैलिटी देखने को मिलेगा, वॉल्यूम कम होगा, ऑस्मोलैलिटी कम होगी, ऑस्मोलैलिटी कम होगी तो क्या होगा, एडीएच का फिर रिलीज होगा, ठीक है? फिर रिलीज होगा तो पूरी कहानी फिर वापस घूमेगी, मतलब अल्टीमेटली वॉल्यूम तो फिर भी कम ज्यादा हो रहा है, बट सोडियम क्या होता जा रहा है, कम यहाँ पे होता जा रहा है, ठीक है? फिर नेक्स्ट और चलते हैं हम इससे आगे, और क्या हो सकता है। देखो, एक चीज से और एडीएच बढ़ सकता है, जैसे हम इसमें क्या करें, एक्सेस वाटर इनटेक, इंजेक्शन, ठीक है? और यदि हम बहुत ज्यादा पानी पिए, ठीक है, तो ये फिर इसके अंदर आएगा, ठीक? और ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म चलती रहेगी। और थोड़ा सा आगे इसके बारे में सोचते हैं कि और क्या हो रहा होगा। देखो, एक मैकेनिज्म और है जो आपको याद रखनी चाहिए,
अब ये बहुत ज्यादा देर तक ये यदि होगा तो यहां पे समझिए अब इसको क्या बोला है। 1 मिनट कमेंट पढ़ लेता हूं। सर सोडियम यूरिन में जा रहा है तो उसके साथ वाटर भी जाएगा बॉडी से बाहर। ठीक है भाई, वाटर जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जाना चाहिए, बट वाटर को रीएब्जॉर्प्शन कराने के लिए हमारे पास एडीएच है ना, तो वो इतना फ्रीली वाटर को नहीं जाने देगा। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा सोडियम के साथ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाएगा। ठीक है, बट उतना जो प्लेंटी फ्लूइड की जा रही थी वो नहीं जाएगी अब। ठीक है, चलिए अब ये मान लो लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, क्या लॉन्ग टाइम तक ये होता है, क्या होता है जी लॉन्ग टाइम तक? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोलैरिटी और आपके इंक्रीज वाटर रिटेंशन। ये यदि लंबे समय तक होता है तो क्या हो सकता है? ठीक है, लिखो ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये यदि कहानी होती है, ठीक है, ये लंबे समय तक रहती है, तो देखो बॉडी क्या करती है, इसके लिए ध्यान से समझना। ठीक है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पहली बात तो पता नहीं है। ठीक है, अननोन मैकेनिज्म से बॉडी क्या करती है? देखो भाई, मेनली किडनी को ही तो काम करना है, ऐसे तो पेशेंट मर जाएगा। तो क्या होता है? रीनल एडेप्टेशन। होने लगता है, किडनी एडजस्ट करने लगती है इस एलिवेटेड लेवल ऑफ एडीएच के साथ। क्या एडजस्ट करती है? ध्यान से समझना, क्या एडजस्ट करती है? किडनी सोचती है कि भाई एडीएच आ रहा है, जैसे हम सोचते हैं ना नॉर्मली कि यार कोई आदमी अननेसेसरी हमको ट्रिगर किए जा रहा है, हम उस पर ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना ही बंद कर देते। तो कुछ ऐसा ही है कि एडीएच किडनी के पास बहुत ज्यादा आ रहा है, पानी का बहुत ज्यादा उसके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब किडनी क्या कर रही है? यहां से ध्यान से आप उस बात को समझना कि किडनी क्या कर रही है कि उसको रिस्पॉन्स करना कम कर रही है। कैसे कम कर रही है? ध्यान से समझना। रीनल एडेप्टेशन हुआ, कैसे हुआ? डिक्रीज नंबर ऑफ aquaporin to channel on principal cell। डिक्रीज नंबर ऑफ एक्वापोरिन चैनल, जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके पास में, मान लो ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसके पास में जो सेल है, ठीक है, जहां से वाटर रीएब्जॉर्प्शन होके जा रहा है, ठीक है, उस सेल को बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। याद रखना इस बात को। ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल सेल। तो मैं बोलूं कि इसमें जो एक्वापोरिन चैनल थे उनका नंबर कम होने लग रहा है, मतलब अब कलेक्टिंग डक्ट से कम वाटर जाएगा अंदर, क्योंकि नंबर से इसके क्या हो गए? कम हो गए। तो क्या होगा इसकी वजह से? देखो, इसकी वजह से जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा इंक्रीज वाटर increase water and sodium excretion। increase water and sodium excretion। ठीक है, अब एडीएच काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो पानी बाहर जाने लगेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंट यूरेसिस यदि होता है तो सोडियम भी उसके साथ बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो देखो ये होने की वजह से क्या होगा? हमको एक रिजल्ट और मिलेगा। क्या मिलेगा? वापस सोडियम कम हो जाएगा। ठीक है, वापस सोडियम कम हो जाएगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि इस वाली जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें स्टार लगा के मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है, इस वाली मैकेनिज्म में नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम है, क्योंकि एडीएच तो पड़ा, ऐसा ही एडीएच तो हो गया, बट इसमें नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम है।
इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है ये हो, लास्ट रिजल्ट ये मिले, ऐसा बिल्कुल भी इसके अंदर जरूरी नहीं है। इसके अंदर क्या होने लगेगा, देखो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं यू वॉल्यूमिया है। क्या है? यू वॉल्यूमिया। यू वॉल्यूमिया है। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, यू वॉल्यूमिया मतलब ट्रू, यू का मतलब ट्रू, वॉल्यूमिया मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है। तो ये मैकेनिज्म ये बोलती है कि ऐसा ही एडीएच वाले केस में हाइपर वॉल्यूमिया नहीं होगा, ठीक है, ऐसा एडीएच वाले केस में हाइपर वॉल्यूमिया नहीं होगा, नॉर्मल वॉल्यूमिक स्टेट होगी। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूमिक स्टेट होगी। और ये वाली बताती है कि भैया क्या होगा कि हाइपर वॉल्यूमिया होगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि दोनों तीनों जो मैकेनिज्म पढ़ी इसमें एक चीज क्लियर हो रही है कि हाइपोनेट्रीमिया तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो यूरिन में उसका लॉस हो रहा है, यूरिन में उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, इतना एक बार यहां तक क्लियर है तो मेरे को बताओ। देखो जो आपकी सॉन्डर्स की बुक है जिसकी हम बात करें, उसके अंदर ये बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, बात भी सही है, ठीक है, कि हाइपर वॉल्यूमिया आपको देखने को मिलेगा, हाइपर वॉल्यूमिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखो कि ज्यादातर क्लिनिकली जो केस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसा ही एडीएच के, उनके अंदर हाइपर वॉल्यूमिया देखने को नहीं मिलता है रीनल एडेप्टेशन की वजह से, ठीक है, रीनल एडेप्टेशन की वजह से। रिपीट मैं कर देता हूं एक बार, ठीक है, बट देखो अब मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं इस चीज पे ढंग से, आप इस चीज को भूलना मत ध्यान से। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसकी पक्का बात करोगे, अदरवाइज मान लो ऑप्शन में नॉर्मल चीज आती है तो आप नॉर्मल भी सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे यहां से मैंने शुरू किया था एडीएच, उससे पहले ये ऑस्मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ ऑस्मोटिक पार्टिकल्स, मतलब सोल्यूट के नंबर, ठीक है। एडीएच क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, और आउटपुट को कम करता है। एडीएच एक्वा प्योरिन चैनल, ठीक है, 2 पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे होती है, ठीक है। इसके पास में जो मेन सेल है, ठीक है, चैनल उसके पास जो मेन सेल है वो कौन सी है? प्रिंसिपल सेल, ठीक है, प्रिंसिपल सेल पे प्रेजेंट है एक्वा प्योरिन चैनल, ठीक है, जो इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के साथ, ठीक। तो और दूसरी बात करें कैसे काम कर रहा है, मान लो एडीएच ज्यादा हो जाता है तो अभी मान लो एडीएच ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ऑस्मोलैलिटी कम होगी, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी कम होगी क्योंकि डाइल्यूट होने लगेगी चीजें, ऑस्मोलैलिटी कम होगी तो वाटर का रिटेंशन भी ज्यादा होगा। इनकी वजह से जब किडनी के पास ब्लड ज्यादा आएगा, जीएफआर ज्यादा होगा, रेनिन कम होगा, एंजियोटेंसिन कम होगा, एल्डोस्टेरोन कम होगा, ठीक है। ये कम होगा तो क्या होगा? सोडियम एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर होगा क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराने का काम करता है। हाँ जी, वीडियो क्लियर होते ही बताओ एक बार। हाँ जी, मेरे को बताइए, शायद वीडियो ब्लर हुआ है कुछ, एक बार बता देना। क्लियर है? प्रिंसिपल सेल, ठीक है, जो मान लीजिए कलेक्टिंग डक्ट का पाइप है उसके साथ चिपकी हुई होती है जिसपे ये इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो दूसरी बात यहां से बात करें, जैसे ही ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एक ये चीज होगी, क्या होगी? स्ट्रेचनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स जब स्ट्रेच होगी एएनपी और बीएनपी रिलीज होगी जो सोडियम को यूरिन के अंदर लॉस कराएंगे, सोडियम को यूरिन के अंदर लॉस कराएंगे, तो फिर हाइपोनेट्रीमिया होने लगेगा, ठीक है।
और हाइपोनेट्रीमिया होने की वजह से मान लो ज्यादा लॉस हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ऑस्मोलैलिटी कम होगी। जैसे ही ऑस्मोलैलिटी कम होगी, ये सेंसिटिव है एडीएच, इसका तुरंत एडीएच रिलीज होगा, ठीक है, एडीएच रिलीज होगा तो यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म दोबारा चलेगी। फिर इसको ध्यान रखना कि ये जैसे ही केस आगे बढ़ने लगेगा तो किडनी लॉन्ग टर्म तक ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है, ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज है, लॉन्ग टर्म तक इसके रिस्पॉन्स करेगी, अननोन मैकेनिज्म से रीनल एडेप्टेशन होने लगेगा, किडनी उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो एक्वाप्योरिन चैनल है, ठीक है, टाइप 2, ठीक है, ये इनके नंबर्स कम हो जाएंगे, नंबर्स कम हो जाएंगे तो ये वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन कर रहे थे वो कम करेंगे, तो सोडियम और वाटर बाहर जाने लगेगा, ठीक है। जो ये एक चीज बताता है कि हाइपोनेट्रीमिया तो हो जाएगा बट ब्लड का वॉल्यूम आपके नॉर्मल रहेगा। एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से लिखना है, सॉन्डर्स के हिसाब से नहीं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से लिखना है। ऑप्शन क्या आता है एक बार हमको उसके बारे में देखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब है हाइपोनेट्रीमिया बहुत जरूरी है लिखना, बट हाइपर वोल्यूमिया होगा कि नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम कॉजेज में और क्लियर करेंगे उस चीज को, इतना क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका जो इसके कारण है, ठीक है, कॉजेस। ठीक है, कॉजेज इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो भाई बात तो सही है, देखो इसका जो एक्सिस है वो क्या है, हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस में एडीएच आपके बना, ठीक है, फिर कहां आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर इसको काम करना है कहां, एक्वापोरिन चैनल 2, कहां पे, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस एक्सिस, यही एक्सिस मेनली चलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैसे, ध्यान से समझो। क्या क्या हो सकता है, सेंट्रल कॉज है कुछ, ठीक है, कॉजेज के अंदर कुछ सेंट्रल कॉज है, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं सेंट्रल कॉज जो हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कॉज जैसे कि मान लीजिए ट्रॉमा हो जाए, कोई हेड इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, नाम नाम में लिखने, कोई सर्जरी की हो आपने उसकी वजह से कोई एडिमा हो जाए उसके कारण, ठीक है। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई इंफेक्शन हो जाए जैसे कि मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, स्ट्रोक हो जाए, वेस्कुलर स्ट्रोक हो जाए, या फिर पेशेंट को स्ट्रेस हो जाए, ठीक है। इन सब में एडीएच का रिलीज ज्यादा हो सकता है, एडीएच का रिलीज हो सकता है, ठीक है। एक चीज और लिख लेते हैं, आपके पिट्यूटरी वाला, हाइपर प्लेसिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपर प्लेसिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पहले इस नितिन भाटिया को बंद कर देता हूं। चलें आगे। हाँ जी, इतना इस पे तो नाम नाम ही लिखने हैं मेनली। नेक्स्ट, ड्रग्स की बात करें, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है कॉजेज, कुछ ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है,
जैसे कि नाम मैं आपको बता देता हूं ड्रग्स का, ठीक है। जैसे कि कुछ कीमोथेरेपिक एजेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है कार्डिस, ठीक है। ये एक डॉक्टर ने बताया था कार्डिस, ठीक है, एक अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। सी का मतलब था कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपेटिक ड्रग। ए से था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, कार्बेमेज़ापाम वगैरह, ठीक है। और कुछ रिक्रिएशनल ड्रग, रिक्रिएशनल ड्रग्स जैसे आपने ऐसे ड्रग्स जिनसे कुछ खुशी मिलती हो, जैसे छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है, ऐसी ड्रग्स जिनसे खुशी मिलती हो। कैफीन हुआ, कैफीन, निकोटीन, ठीक है, ऐसी चीजें जिनकी आदत बनती है ना, वो वाली चीजें, ठीक। हाँ जी, डायूरेटिक्स, सम डायूरेटिक्स की वजह से भी ये चीज देखने को मिलता है। आई से आपका है इनहिबिटर ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, थोड़ी सी तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें। या फिर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI, ठीक है, SSRI। एस से है आपके सल्फोनाइल यूरिया, और एच है आपके डेस्मोप्रेसिन हार्मोन के अंदर कौन सा, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। मतलब जो एक सिंथेटिक एडीएच की तरह ही है, जो बाहर से ड्रग दे तो उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से ये, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, कहां गए सब? फिर जो थर्ड कॉज आता है वो ध्यान से समझो, वो है थर्ड कॉज है आपके एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ एडीएस, ठीक। मतलब वैसे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आना चाहिए, ठीक है। देखिए ऑस्मोलैरिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। ऑस्मोलैरिटी एक मेनली सोडियम पे, और मान लो पानी ज्यादा हो जाए तो, पानी ज्यादा हो गया तो कम हो जाएगी, सोडियम ज्यादा हुआ तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। रीनल एडेप्टेशन का प्रोसेस कितने टाइम में स्टिमुलेट होता है? देखो ये ऐसा फिक्स टाइम इंटरवल इसका नहीं है, पहली बात तो। डायूरेटिक, जैसे हम डायूरेटिक देंगे, मान लो कोई डायूरेटिक दिया हमने, ठीक है, तो क्या होगा, डायूरेटिक देने से फ्लूइड मान लो रिलीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। जैसे वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम, मान लो एक्सेसिव यूज किया आपने, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो तुरंत एडीएच और रिलीज होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपके एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, मतलब जहां से रिलीज होना चाहिए उसके अलावा रिलीज हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, वो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ऑफ लंग्स, ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स। ठीक, देखिए अपूर्वा गोस्वामी या जो भी नाम है, ठीक है, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि ड्रग्स का कोई एक ही इफेक्ट नहीं होता, उसके बहुत सारे और भी इफेक्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही याद रखते हैं, और नर्सिंग में हम पढ़ते ही यही है, ठीक है, बहुत कम, इसलिए हमको ध्यान नहीं रहता। बाकी ड्रग्स और भी बहुत सारे काम करती है, तो उसमें से एक ऐसा है, ठीक है। चलिए, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स,
दूसरी बात करें आपके पैनक्रिएटिक कैंसर, ठीक है, इसकी वजह से भी एडीएच टाइप का प्रोटीन रिलीज होता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए एडीएच ही रिलीज होता है, ठीक, और जिससे सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इट मे बी ड्यू टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक निमोनिया काइंड ऑफ, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, तो आप ये भी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से एक्टोपिक मतलब जो बाहर से उसके पर्टिकुलर रीजन से जहां से एडीएच आना चाहिए, उसके अलावा जो है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा तो बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है, तो बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके नेफ्रोजेनिक कॉज, ठीक है। नेक्स्ट नेफ्रोजेनिक कॉज, नेफ्रोजेनिक कॉज, ठीक है। देखिए आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना। नेफ्रोजेनिक कॉज मतलब किडनी की वजह से भी ये चीज हो सकती है। सॉन्डर्स में इसको इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको भी ध्यान से आप एक बार देखें, ठीक है। बहुत कठिन डेटा कहीं से इकट्ठे करने पड़े, ठीक है। तो क्या हो, मान लीजिए किडनी की वजह से कैसे हो सकता है, म्यूटेशन ऑफ, क्या हो जाए, म्यूटेशन ऑफ एक्वापोरिन चैनल 2 इन कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसमें जो ये एक्यूपी चैनल है, ठीक है, एक्वापोरिन चैनल, इनके अंदर मान लो म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो सकते हैं, देखो इस म्यूटेशन की वजह से ये क्या होगा, वो ये क्या कंडीशन हो सकता है, एक्वापोरिन चैनल, ठीक है, 2 चैनल रिमेन्स ओपन, ठीक है। नॉर्मली तो देखो क्या होगा, नॉर्मली तो, ठीक है, देखो नॉर्मली तो क्या होगा कि कब म्यूटेशन होगा, जो म्यूटेशन हो गया तो उसके बाद ये चैनल ओपन हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होगा कि भाई ये चैनल तब ओपन होगा जब इस पे एडीएच आके आपके काम करेगा, ठीक है। एडीएच इस पे मान लो काम नहीं करेगा आके, तो भी ये ओपन हो सकता है यदि म्यूटेशन इसके अंदर हो गया। अब जब चैनल ही ओपन हो जाएगा तो तुरंत प्रिंसिपल सेल से क्या होगा, पानी का रीएब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो क्या होगा, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो वही बात हो गई, हाइपरवोल्यूमिया की तरफ केस जाएगा। बिना एडीएच इंक्रीज हुए भी नेफ्रोजेनिक कॉज के अंदर म्यूटेशन ऑफ एक्यूपी एक्वापोरिन 2 चैनल की वजह से भी हो सकता है। इस केस में अननेसेसरी एडीएच का लेवल एलिवेटेड नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। फिर चलते हैं हम इसके डायग्नोसिस की तरफ, ठीक है। डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं, पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, ठीक है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ध्यान से आप समझना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये होगी क्या, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड बट इंक्रीज सोडियम इन यूरिन। यूरिन के अंदर सोडियम ज्यादा हो जाएगा, इसके अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात जो याद रखनी है आपको, क्या, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन,
concentrated urine may present, ठीक है, कंसेंट्रेटेड यूरिन भी प्रेजेंट हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट करके मैं एक चीज यहां पे लिखने के लिए बोल रहा हूं आपसे, इंपॉर्टेंट करके। हाँ जी, वीडियो क्लियर है तो बताओ एक बार, शायद रुक गया है, एक बार देख के बताओ। हाँ जी, बताइए एक बार देख के, क्लियर है? हाँ जी, तो इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखवाना चाह रहे हैं और जिससे शायद क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो है, ध्यान से लिख दीजिए, SiADH is characterized by SiADH is characterized by हाइपोनेट्रीमिया, बहुत जरूरी है याद रखना, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। दूसरा इंक्रीज यूरिन सोडियम, ठीक है। और तीसरा आपको लिखना है यूवोल्यूमिया, ठीक है। ये तीन चीज, ठीक है, पूछी जा सकती है, ठीक है। ये पूछ के ऐसे पूछ सकता है कि क्या SiADH में प्रेजेंट होंगे, तो बिल्कुल SiADH में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये नहीं है हाइपरवोल्यूमिया दे रखा है तो भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ तो सोचेगा ही, ठीक है। हाँ जी, दूसरी बात करें, यहीं पे लिख लो, क्लिनिकली पेशेंट with SiADH are euvolumic despite of hypervoluemia, ठीक है, despite of hypervoluemia, ठीक है, डेस्पाइट ऑफ हाइपरवोल्यूमिया। दोनों चीजें मैंने आपको बताई दी है। रीनल एडेप्टेशन यदि है, ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। देखो, हाइपोनेट्रीमिया की बात करें तो सीरम सोडियम कम होगा, ठीक है, कम होगा। सीवियर हाइपोनेट्रीमिया कब बोलेंगे? सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, मान लेते हैं कि सीरम सोडियम क्या हो जाए, सीरम सोडियम लेस देन 120 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, 120 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से भी कम हो जाए तो बोलेंगे कि सीवियर उसको हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे हो सकता है। फर्स्ट जो हम लिख रहे हैं वो है आपके हाइपोनेट्रीमिया के अंदर ही लिख रहे हैं। फर्स्ट है आपके एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अब देखिए, सोचो थोड़ा सा आप इसमें कि ये आपका ब्लड है, ठीक है, मान लो ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और इधर आपका ये ब्रेन है,
ठीक है, ये मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये दोनों ऐसे इतनी जगह नहीं है, ठीक है, इसमें सप्लाई दे रहा है ऐसे है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसमें कि अचानक इसके अंदर सोडियम आप क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, अचानक आप क्या कर रहे हो, सोडियम इसके अंदर कम कर रहे हो, और अचानक आप क्या कर रहे हो, पानी बढ़ा रहे हो। ठीक है, इसमें तो आप नॉर्मली क्या होगा कि अचानक सोडियम कम हुआ, अभी आप पानी बढ़ा रहे हो। ठीक है, तुरंत। तो यह एक चीज बोले कि यहां से क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड का, ऑस्मोलैलिटी भी कम होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगी। अब भाई न्यूरो केमिस्ट्री अलग है, न्यूरो का जो मेंटेन होना होम्योस्टेसिस वो अलग है, वो धीरे धीरे चेंज करता है, ऐसे अचानक चेंज उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो सोचिए आप इसके अंदर थोड़ा सा आपको सोचना है क्या कि भाई ब्रेन के अंदर अचानक इधर ब्लड में चेंज हुआ तो ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जनरली चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसमें सोडियम पोटेशियम जितने है उतना रहेगा इसके टिश्यूज में, बट यहाँ पे क्या होने लगेगा, ध्यान से समझो, जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा इसकी तरफ, तो कंपेरेटिवली ब्रेन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कंपेरेटिवली जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो पानी तो उधर जाएगा ना जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहां से पानी किधर जाने लगेगा, ब्रेन टिश्यूज की तरफ जाने लगेगा, और क्या हो जाएगा, सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिधर भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक वहां पे पानी जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लो देखो, सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीजें होती है। ठीक है, एक सोल्यूट होता है, दूसरा सोलवेंट होता है। सोलवेंट होता है, सोलवेंट जो आपके है वो वाटर होता है, वाटर को हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रो से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर याद रख लो। ठीक है, इसकी बात करें सोल्यूट से, ऑस्मोटिक प्रेशर याद रख लो दूसरा वाला। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसमें जिस चीज की कमी है वो पूरी करनी है, मतलब चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाएंगी। यहाँ पानी की वजह से तो पानी इससे बाहर की तरफ जाएगा, जहां भी हाइड्रोस्टेटिक ज्यादा होगा पानी उससे बाहर की तरफ जाएगा। ऑस्मोटिक के पास पानी कम है तो ऑस्मोटिक की तरफ पानी इनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि बाहर का हमने अचानक कम कर दिया, तो पानी ब्रेन टिश्यूज के अंदर जाएगा और क्या देखने को मिलेगा, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा। अचानक ये ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से आपके लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, लंग्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो क्या होने लगेगा, देखो ये मान लो आपके बहुत अच्छे लंग्स है। ठीक है, आजकल पोल्यूशन कम है लॉकडाउन की वजह से, तो इनको कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, भले ही कोरोना से दिक्कत हो जाए, वैसे तो दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इनके अंदर भी सेम चीजें होने लगेगी, और यहाँ पे क्या होने लगेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पल्मोनरी एडिमा, बट सेंट्रल कॉज है, न्यूरो वाला कॉज है, तो आप बोल सकते हो न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडिमा टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। न्यूरोजेनिक पल्मोनरी एडिमा ये देखने को मिलेगा। अब सेरिब्रल एडिमा पेशेंट को होगा, ठीक है, सेरिब्रल एडिमा पेशेंट को होगा तो पेशेंट को क्या आ सकता है, सीजर आ सकता है, सीजर आ सकता है, पेशेंट में हैव कोमा। ठीक है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, ये आपके क्या होगा, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेरिब्रल एडिमा मेनली एक्यूट हाइपो, मेनली किसमें देखने को मिलता है, आपके एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, बट क्रोनिक में भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों में से पूछे तो इसके अंदर हम लगाएंगे सेरिब्रल एडिमा के अंदर। ठीक है, अब कैसे, मान लीजिए हाइपोनेट्रीमिया अभी हुआ है आपके तुरंत विद इन 48 आवर्स हुआ है। ठीक है, तो उसको रखेंगे हम एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, चले आगे।
हाँ जी बोलिए, हाँ ना कुछ तो बोलो। हाँ जी, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपके आता है, ठीक है, वो आ रहा है क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, दो लाइन इसके बारे में भी याद रखनी है। क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया तो लिखा हुआ है, क्रोनिक वाला और लिख लो। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट को हेडेक होने लगेगा, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को सीजर भी आ सकता है, सीजर भी आ सकता है। ठीक है, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम डायग्नोसिस पे। ठीक है, डायग्नोसिस की तरफ चलें तो देखिए, जो मेन क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का वो है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया विद, हाइपोनेट्रीमिया हो कैसे, विद यूवोल्यूमिया, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम हो और हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। ठीक है, या फिर आपके क्या होने लग जाए, विद पेशेंट हैव नो डायूरेटिक थेरेपी, नो डायूरेटिक थेरेपी, कोई पेशेंट को डायूरेटिक थेरेपी नहीं दे रहे तो भी ऐसा हो जाए। ठीक है, विद नॉर्मल रीनल फंक्शन, किडनी ठीक हो फिर भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। ठीक है, किडनी ठीक हो फिर भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाए, और नॉर्मल थायराइड एंड एड्रीनल ग्लैंड फंक्शन, ठीक है, तो भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाए। इतना होने के बावजूद भी तो भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये एक डायग्नोसिस में हिस्ट्री में हम ये चीजें देखेंगे। और क्या देखने को मिलेगा भैया, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ऑस्मोलैलिटी इज मोर देन सीरम ऑस्मोलैलिटी, सीरम ऑस्मोलैलिटी। ठीक है, दोनों ही चीजों की बात करें तो इसके अंदर देखो, यूरिन सोडियम इज मोर देन सीरम सोडियम। इसको लिखना, ये गलत मीनिंग आपकी तरफ चला जाएगा। ऐसे लिख देता हूं, इंक्रीज्ड यूरिन सोडियम, यूरिन सोडियम एंड डिक्रीज्ड सीरम सोडियम, सीरम सोडियम। ठीक है, एक ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इसके मैनेजमेंट पे। ठीक है, देखो, सबसे पहले ट्रीट करना जरूरी है आपके एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया को। ठीक है, तो मैनेजमेंट में जो हम काम करेंगे, ठीक है, वो क्या क्या करेंगे, की टू की पॉइंट चल रहे हैं हम। ठीक है, ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ, ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से जो आ रहे हैं। ठीक है, पहले उसको हम ठीक करेंगे। ठीक, हाइपोनेट्री उसमें से भी प्रायोरिटी देनी होगी, तो पहले एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया को प्रायोरिटी देंगे।
ठीक है। दूसरी, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। ट्रीट अंडरलाइन कॉज। ठीक है, देखो मैंने इसमें एक चीज लिखी है, ट्रीट दी सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया, देन क्रॉनिक। ठीक है, देन क्रॉनिक। इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉनिक वाले को ठीक नहीं करना, उसको भी ठीक करना है। ठीक है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो ये है, रेस्ट्रिक्ट दी फ्लूइड इनटेक। रेस्ट्रिक्ट दी फ्लूइड इनटेक। ठीक है, अब कितना रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो हम देंगे कितना, 500 ml to 1000 ml पर डे। 500 ml to 1000 ml पर डे। इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज एडीएच। डिक्रीज एडीएच होने लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से होगा आपके एडीएच कम होने लगेगा। बात आईवी फ्लूइड देने की आती है, ठीक है, बात आईवी फ्लूइड देने की आती है, तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। आईवी फ्लूइड, देखो सोडियम बहुत जरूरी है इसमें ट्रीट करना, तो आईवी फ्लूइड पहली चॉइस रखेंगे हम नॉर्मल सेलाइन 0.9 ग्राम % इन्फ्यूजन। ठीक है, पहले तो नॉर्मल सेलाइन ही से ही ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सीवियर केसेज है तो हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा हाइपरटोनिक सेलाइन 3% नॉर्मल सेलाइन भी काम में ले सकते हैं, बट इट शुड बी इन्फ्यूज्ड स्लोली। ठीक है, इट शुड बी इन्फ्यूज्ड स्लोली। ठीक है, स्लोली हम इसको इन्फ्यूज करेंगे। देखो ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है, वरना अचानक, देखो ध्यान से समझो आप, ये आपका, फिर मैं बना देता हूं, ध्यान से समझो इसको। ये आपका जैसे ब्लड है, हमने बोला, अब आप हाइपरटोनिक सेलाइन दे रहे हो, इसके अंदर अचानक आपने सोडियम बढ़ा दिया, तो मैं बोलूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका मान लो ब्रेन है, ठीक है, हमारा भी हो सकता है। ठीक है, जो जनरली चलता नहीं है, कई बार एग्जाम में तो बंद ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, फर्स्ट चॉइस में नॉर्मल सेलाइन देंगे। ठीक है, अब देखो अचानक इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो अब की बार पानी इधर से इधर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होने लगेगा, श्रिंकेज होगा। ठीक है, श्रिंकेज होगा, क्या, सेरिब्रल श्रिंकेज होने लगेगा। अब सेरिब्रल श्रिंकेज होने की वजह से एक नई चीज हमको बीमारी मिल जाएगी। ठीक है, वो क्या मिलेगी, ध्यान से समझना, वो हो सकता है, और उसको याद रखना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। वो है आपका, 1 मिनट प्लीज, वो है आपका सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनोसिस। इट मे कॉज रैपिड करेक्शन ऑफ, लिख लेना सभी प्लीज, करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, ऐसे किया है ना हमने, इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेंट्रल पोंटाइन, स्पेशली पोन्स की डीमाइलिनोसिस, डीमाइलिनेशन इसका होने लग जाएगा, सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनोसिस, जो आगे जाके आपके स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया कर सकता है। ठीक है, आपके मूड स्विंग वगैरह करके भी
आगे इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, यदि ये दिया तो ये होगा। तो एग्जाम में हमसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, इससे हमसे ऐसे पूछ सकता है, एक नर्स इसके लिए हाइपरटोनिक दे रही है, को सलाइन को स्लो चला रही है, तो किस रिस्क को प्रिवेंट करेगी, तो इसमें हम ये रिस्क लगा सकते हैं। और इट मे कॉज फर्दर हाइपरवोल्यूमिया, यदि आपने हाइपरटोनिक दोगे तो और क्या हो सकता है, हाइपरटोनिक से हाइपरवोल्यूमिया और हो सकता है, हाइपरवोल्यूमिया भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। और फ्लूइड इनटेक कम कर दिया, फ्लूइड इनटेक का बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्लूइड इनटेक 500 ml से 1000 ml, ठीक है, पर डे, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। लास्ट पॉइंट ये है, रैपिड यदि करेक्शन करेंगे तो यहां से फ्लूइड इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर क्या हो सकता है, पॉन्स की बात करें तो डीमाइलिनेशन हो सकता है, तो उस बीमारी को सेंट्रल पोंटाइन डीमाइलिनोसिस, ठीक है, इसको बोलेंगे। और ट्रीटमेंट पे अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपके आता है कौन सा, नेक्स्ट आता है आपके डायूरेटिक्स। डायूरेटिक थेरेपी, डायूरेटिक थेरेपी में जो आप दोगे, ठीक है, वो ध्यान से समझना, आप दोगे फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, फ्यूरोसेमाइड की एक स्पेशल चीज है, क्या है वो ध्यान से समझना। इट एक्ट्स ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जीएमसीएच में आया हुआ है, जीएमसीएच 18, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आता ही रहता है। ठीक, दूसरी बात एक और आपको याद रखना है इसके बारे में, ये क्या करता है, किडनी से इंक्रीज सोडियम, वाटर, पोटेशियम एंड क्लोराइड लॉस इन यूरिन, इन सब का लॉस इंक्रीज कर देता है, तो ब्लड में कम होने लगेंगे। ठीक है, इंक्रीज कर देता है तो ब्लड में कम होने लगेंगे। तो जब भी आप ये डायूरेटिक थेरेपी दोगे तो क्या करोगे, मॉनिटर सीरम पोटेशियम और रिप्लेस पोटेशियम क्लोराइड इफ नीडेड, या फिर मरीज को ना करते हुए भी खाने में बनाना दे देंगे। ठीक है, ना करते हुए भी बनाना दे देंगे खाने। आगे चलते हैं, अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो और एग्जाम में आ सकता है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। हाँ जी, तो ध्यान से सुनो, नेक्स्ट आता है आपका पोजीशन। इसके अंदर जो पोजीशन देंगे पेशेंट को, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझो। ठीक है, कनेक्टिविटी चली गई या सुन रहे हो, मतलब क्या बिल्कुल साइलेंट पड़ा है? ठीक है, बताओ एक बार, हाँ ना तो बोल दो, सुन रहे हो ना? हाँ जी, फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ऐसे बीच बीच में बता दे रहा करो। हाँ जी, ऑनलाइन है ना क्लास, पता नहीं लगता। ठीक है, आप सो रहे हो या पढ़ रहे हो, मैं सो गया तो सबको पता लग जाए। ठीक, तो ध्यान से समझो। अब भाई ये क्वेश्चन भी आपका होना चाहिए, ठीक है, कैसे होना चाहिए, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, अब ये आपका हार्ट प्यारा सा, ठीक है, अब मैं एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं बना रहा हूं हार्ट में, ठीक है, प्यार वाला डायग्राम बना रहा हूं, जिसको अच्छा लगे वो देख सकते हैं इसको। ठीक, ये आपका बहुत ही
ब्यूटीफुल हार्ट। ठीक है, हार्ट ब्यूटीफुली होते हैं क्योंकि हार्ट लड़कियों के पास होता है। ठीक, तो सोचो, हाँ जी, तो ये आपका हार्ट नॉर्मल, इसमें एट्रियम वेंट्रिकल सब है। ठीक है, एट्रियम वेंट्रिकल सब है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है कि देखो, ये आपके वेंट्रिकल्स है, इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये आपके रिसेप्टर लगाया हुआ है, ये रिसेप्टर, कुछ रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इन रिसेप्टर को हम बोल रहे हैं बैरो रिसेप्टर। क्या बोल रहे हैं? बैरो रिसेप्टर। ठीक है, बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं? प्रेशर सेंसिटाइज होते हैं। प्रेशर सेंसिटाइज होते हैं। प्रेशर सेंसिटाइज, बैरो का मतलब प्रेशर से ही है। ठीक है, प्रेशर सेंसिटाइज रिसेप्टर होते हैं। जब, ध्यान से मेरी बात समझो, ये कब स्टिमुलेट होते हैं मेनली देखा जाए तो मान लेते हैं कि देखो, इफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, if decrease blood volume, baroreceptor send impulse to central nervous system, उसकी वजह से क्या होता है? रिलीज ऑफ एडीएच, जिसकी वजह से इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, वापस ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये छोटी सी मैकेनिज्म है। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि भैया ये हमारा मरीज है एएसआई एडीएच का। ठीक है, एएसआई एडीएच का, तो इसके अंदर थोड़ी सी बात सोचने की है कि हम चाहते हैं हेड एलिवेटेड करके इसको रखना। ठीक है, हेड एलिवेटेड करके इसको रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से करो, हम रखेंगे इसको हेड एलिवेटेड पोजीशन में, और जैसे ही हम इसको हेड एलिवेटेड पोजीशन देंगे, ठीक है, सुपाइन से जैसे हेड एलिवेटेड पोजीशन देंगे तो क्या होगा? डिक्रीज वीनस रिटर्न। डिक्रीज वीनस रिटर्न मतलब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होते ही ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, और एडीएच रिलीज हो जाएगा, और एडीएच रिलीज हो जाएगा, और मरीज तो मर ही जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो आपको सडनली पेशेंट के हेड को एलिवेट नहीं करना है, और करना है तो कितना करना है? प्रोवाइड लेस देन 10 डिग्री हेड एलिवेशन, टू प्रिवेंट फर्दर रिलीज ऑफ एडीएच मीडिएटेड बाय बैरोरिसेप्टर। ठीक है, एक ये काम करेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपका है, ठीक, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन छोटा मोटा आ सकता है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, वो जो बीच में हमने डिस्कस किया था। देखिए, कुछ हार्मोन्स होते हैं, पैराक्राइन हार्मोन होते हैं कुछ। पैराक्राइन मतलब कुछ स्पेशल सेल ही उसको रिलीज कर दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ पैराक्राइन हार्मोन होते हैं। नाम है न्यूट्रो नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, ये करता क्या है वो थोड़ी सी ध्यान से रख लो। ये क्या करता है? एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन, एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है।
ANP जो हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। ANP एट्रियल, जो मेनली एट्रिया से रिलीज होता है, एट्रियल नेट्री NA है। नेट्री सोडियम के लिए काम में लिया है, यूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है, हार्ट से रिलीज हो रहा है, ठीक है। कहां से? एट्रिया ऑफ हार्ट। ऐसा नहीं है कि प्योरली एट्रियम से रिलीज होता है, कुछ सेल्स वेंट्रिकल्स की भी करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा था BNP, BNP वो था आपके बी टाइप, ठीक है, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम एंड वेंट्रिकल से रिलीज होता है, ठीक। और आपको पता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, वो जो भी हमने ये पढ़ा अब तक के लिए, आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है, ये आपके था क्या? SIADS, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मैंने कोशिश की है कि बेस्ट आपको डेटा दे सकूं, ठीक है, काफी चीजें समझा सकूं, ठीक। आजकल हमने सीरीज चालू की हुई है, जो क्विज चालू किया हुआ डेली वाला, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए तरुण सैनी लेक्चर्स ऐप पे आना चाहिए, ठीक है। सबसे अच्छी बात है 1000 से ज्यादा हमारे डाउनलोड हो चुके हैं अब तक, ठीक। तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और भी आप कोशिश करें, ठीक है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले टीचर को बोलने दे, जब तक वो नहीं कहे तब तक ना बोले, एक बार उसको बोलने दे, ठीक है। बीच बीच में उसमें कुछ न कुछ कीड़े कर करके है ना, जो उसकी दिक्कत ना करे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी। कैसा लगा, ठीक लगा, जो भी आप रिस्पॉन्स लिख सकते हैं, उसके 2 मिनट बाद मैं क्लास डिस्कनेक्ट करूंगा। अभी दे लो जो भी क्वेश्चन है उनको। टेस्ट सीरीज के लिंक का सिंपल है, तरुण सैनी लेक्चर्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके अंदर है। चलिए, उम्मीद करते हैं। हाँ, एक चीज और मेरे को आपसे पूछना है, ध्यान दो प्लीज, इधर देखो, इधर देखो, जाओ मत छोड़ के। मैं ये पूछ रहा हूं कि कल जो आपके एक वीडियो मैं रिलीज करने जा रहा हूं आपके न्यूरोग्लायल सेल्स पे, ठीक है, एस्ट्रोसाइट वगैरह ये जो होती है, उनसे एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं आपको कल बहुत उसको आधे घंटे में आपको पढ़ा के उसको भी खत्म करेंगे, ठीक है। और ये हम कंटिन्यू करेंगे आगे, जो भी डिसऑर्डर होगा उसको, ठीक। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, आपको आपने टाइम दिया, ठीक है। आप मेरे को बोलते रहो थैंक यू तब तक, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, सभी फेसबुक पे कोई भी चीज दिखे, हाँ जी सुन लीजिए प्लीज, फेसबुक पे आपको पोस्ट दिखे तो उसको शेयर कीजिए, वो भी डेडिकेशन आपका जरूरी है, उसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादातर लोगों के पास पोस्ट इसकी जा सके, ठीक है। दूसरी बात, जो भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रेटिंग जरूर दें, ठीक है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है,
कुछ किसी का ऑप्शन लोड करने में गलत हो सकता है, ठीक है, उनको छोड़ के ज्यादातर मैं एफर्ट्स आपके लगा रहा हूं, तो उसके रिव्यू जरूर दें, ठीक है। मैं तो आपसे बोलूंगा कि बहुत अच्छा रिव्यू दें, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।